दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल मैंने आपको फॉर्मेट सारा डिस्कस करके समझाने की कोशिश की थी, उसके बगैर सवाल कराना नहीं था पॉसिबल। जो उसमें कमी रह गई है वो सवालों से हो जाएंगी बेहतर, आपको फॉर्मेट हो जाएंगे याद। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया था कल, डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 10। कैश फ्लो के क्वेश्चंस में पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट मेथड से शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस। पढ़ लीजिए सवाल अच्छे तरीके से। इस सवाल में ना डाटा ज़्यादा होता है। इस दफ़ा वाला सवाल थोड़ा छोटा डाटा था, मुनासिब सवाल था, 8 नंबर का सवाल था। लेकिन वैसे इस सवाल में डाटा ज़्यादा होता है, मेहनत मजदूरी थोड़ी ज़्यादा है। होश चाहिए, मेहनत मजदूरी ज़्यादा होती है सवाल में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सवालों की तरह। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा याद आया, मैं आपको दोबारा बता दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो आखिरी लेक्चर है उसको मैंने फिर से करना है डिस्कस, क्योंकि उसमें ना फॉर्मेट्स हैं। करने तो वो आपने याद हैं, बहरहाल करने तो वो याद ही हैं, लेकिन उनके सवाल मजीद प्रैक्टिस के साथ उस पर मैंने करनी है डिस्कशन। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं लिए वो ले लेना, वो हो गया टॉपिक। उसके अलावा रेशोज भी हो गया, हाँ उसकी भी मैंने क्लास आखिरी क्लास के लिए इसलिए कहा था कि उसमें रीसेंट रिटर्न का सवाल भी जाके डिस्कशन में ले आऊं, और अगर आपके मसाइल हो तो वो उसके अंदर सॉल्व हो जाए। रेशोज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डन। हाँ, नॉन प्रॉफिट पे होनी है दोबारा बात, खास तौर पे आखिरी लेक्चर के फॉर्मेट्स के ऊपर। तो जैसे उसके सवालों में मेहनत मजदूरी थी, तो कैश फ्लो के सवालों में भी मेहनत मजदूरी होती है। सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से, मैं करता हूं बोर्ड पे जी। नहीं ले ले, दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन बेस तो हो ना। सवाल पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्या जी? इसमें बताया हुआ है, तो बताया हुआ है। जब मैं इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा तो इस बात का जवाब दे देना था वैसे, लेकिन आपने भी पूछ लिया तो बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड नाम लेके पूछा हो तो डायरेक्ट मेथड है, खामोशी हो तो इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है डायरेक्ट मेथड।
जी पढ़ लें तो मैं शुरू करूँ। अच्छा अभी शुरू है ना, तो शुरू में तो आप बेशक फॉर्मेट सामने रखा करिए, लेकिन प्रैक्टिस से ये फॉर्मेट हो जाएगा यार। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट रख लें सामने, मैं करता हूँ बोर्ड पे। मेहनत वही है जो शुरू के मैंने 2-3 लेक्चर्स में करवाई थी। सारे लोग में होश में नहीं होते, दोबारा सुन लें। अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो रिक्वायरमेंट में कहाँ होगा, अगर नहीं बताया डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है, तो कैश फ्लो का बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट मेथड लगाइएगा। दो एसओएफपीस गिवन है, 2019 की कैश फ्लो मांगी है, तो 2019 की एसओएफपी भी है और 2018 की एसओएफपी भी है और 2019 की एसओसीआई अवेलेबल है और उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन है। ऑटम 19 कर रहा हूं। कंपनी का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2000। रुपीज है, 1000 है, मिलियन है, क्या है? रुपीस के बन गए 2 कॉलम और सबसे पहला हिस्सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट्स हैं, इनके फॉर्मेट्स हैं, तो इसका भी बेटा फॉर्मेट है जिसको हेडिंग्स में बांटा होता है 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और एंड पे फिर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ये मसला नहीं होगा कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पहले परचेज ऑफ पीपी लिखें कि पहले सेल ऑफ पीपी लिखें, कोई मसला नहीं है। एक हेडिंग के अंदर आपस की जो लाइनें हैं वो ऊपर नीचे हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीज उठा के फाइनेंसिंग में लिख देंगे, ये गलत है। तो फॉर्मेट में ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आनी है, तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आनी है। शुरू में फॉर्मेट सामने रखा करें। सबसे पहली चीज फॉर्मेट मैंने डायरेक्ट मेथड का शुरू किया हुआ है, पेज नंबर 5। सबसे पहले क्या है? रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। जी अच्छा, ये भी एक तरीका है कि पहले सारे अकाउंट्स बना के जिस तरह नॉन प्रॉफिट में किया था, ये भी एक तरीका है। और ये भी तरीका है कि एक एक लाइन लेके चलते रहें। आप बेशक वैसे सारे अकाउंट बना लें, वो भी ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी करता हूँ डिस्कस, इस बात का जवाब देता हूँ। ये जब मैंने आपको ये सारी वर्किंग शुरू कराई थी, तो सबसे पहला काम ही ये किया था, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स निकालते हैं। डेटर्स का विधि, अच्छा इसमें ऐसा रोला तो नहीं कि ये प्रोविजन नेट करके दिया हुआ है या कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सवाल में जिक्र नहीं, तो बस ये जो एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, तो बस ये डेटर्स ही हैं। ओपनिंग कितना? 3600 और क्लोजिंग 3800। और इसमें क्या आता है? सेल्स। बेशक डेटर्स में क्रेडिट सेल आती हैं, लेकिन ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम टोटल सेल्स भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, वर्किंग ही कर रहे हैं, तो टोटल रिसीट्स निकल आएंगे, तो इसलिए टोटल सेल्स लिख देते हैं 29। तो फिर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 का क्या करें? इग्नोर कर दें, कोई जबरदस्ती नहीं, इग्नोर कर दें। फिर भी अगर किसी को जिद है कि नहीं मैंने तो क्रेडिट सेल लिखना है, ठीक है लिख लें, क्रेडिट सेल लिख लें, रिसीट फ्रॉम डेटर्स निकलेगा। फिर इसके लिए उसमें फिर कैश सेल्स खुद ऐड करना। फिर अगर आपने डेटर करना है तो डेटर कर ले, मैंने तो कहा था कि हम वर्किंग ही कर रहे हैं ना, मकसद तो रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स निकालना है, इसलिए टोटल सेल्स लिख लें, तो टोटल सेल्स लिखें। बैड डेट राइट ऑफ है कहीं, तो बस यही है ना। अच्छा, इस सवाल में ना एक लाइन आइटम आ रही है,
जिस दौर का ये सवाल है उस दौर में IFRS 15 ये FAR 1 के सिलेबस में होता था, तो IFRS 15 की इसमें एक चीज लिखी हुई है। अब चूंकि सिलेबस में नहीं है तो अब ये चीज आपको सवाल में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं खुद बता देता हूं आपको। लाइबिलिटीज में यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखी नजर आ रही है, ये IFRS 15 की एक आइटम है। उस दौर में चूंकि IFRS 15 FAR 1 के सिलेबस में होता था, इसलिए वो पॉइंट यहां पर मौजूद है। लाइबिलिटी साइड पे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ रही है, ये है ना। अभी आप अपने पेज पे कहीं साइड पे लिख लें कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। वैसे तो अब ये वर्ड नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह एक और चीज हो सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखा हुआ है ना, आप इसको समझ लीजिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी कस्टमर से हमने पहले ही एडवांस पकड़ लिया हुआ है। डेटर है ना, जिनको हमने गुड सेल करनी होती है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मतलब है पैसे हमें वो पहले ही दे चुके हैं, गुड्स उनको नहीं बेची हैं अभी। और ये भी आप खुद लिख लें अपने पास बात, जिस तरह से इनकम का एक पैटर्न बताया हुआ है, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, इधर क्या है इनकम और रिसीव। तो अगर और करें तो डेटर अकाउंट भी यही है, रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ये क्या है इनकम, सेल्स इनकम ही है। और इधर क्या निकलेगी रिसीट्स। तो डेटर अकाउंट भी टेक्निकली इसी तरह की ही चीज है। तो अगर डेटर से एडवांस पकड़ चुके हुए हैं हम, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, तो वो डेटर अकाउंट में कहां लिख दें, वो यहां लिख दें। तो आप लिख के लीजिए कि अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो वो डेटर अकाउंट का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो एक्चुअली वो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है। और पुराने लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी ने इंट्रो पढ़ी हुई है और उसमें कंट्रोल अकाउंट नामी चीज पढ़ी हुई है, तो उसमें ना ये डेटर्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ये डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है जी। हाँ, एक था सवाल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सवाल में लिखी हुई है, ये अब नाम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये IFRS 15 की टर्म है। इसकी जगह हाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखा हो सकता है। तो वो जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है वो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग कितना 250, तो बैलेंस करेंगे तो रिसीट्स मिल जाएंगी 2971, ये रिसीट्स मिल गई। जी दो ही बनाए हुए, दो ही बनाए हुए। कैश फ्लो पूरा, अब आप एक पेज कितना बड़ा है और कितना कितना लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है, आ जाएगा। नहीं तो अगले पेज पे लिखना नहीं आया तो फिर बात। जब तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चल रहे होंगे इधर इनर कॉलम में, ये मैंने दो कॉलम बनाए हैं रुपीज के, वो हेडिंग एक ही दे दी है। जब तक हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में यहाँ लिखेंगे फिगर्स, फिर इसका टोटल करके इधर आ जाएगा। तो रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स हो गया 29710। रिसीव फ्रॉम कस्टमर से आगे चलते हैं। अदर रिसीट से मुराद यहाँ पर है कोई और, अगर कोई अदर इनकम मिली हो ना, कोई स्क्रैप सेल करके पैसे आ गए हों, रद्दी बेची है तो पैसे आ गए, कोई रेंट इनकम ले ली हो सकता है हम कोई और किसी को सर्विसेज देते हो वहां से पैसे आ जाएं, इनको अदर रिसीट्स कह रहा हूँ। कोई पुराना पीपी बेचा उसको भी अदर रिसीट्स है, पुराना वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो अदर रिसीट से मेरी मुराद है कि अगर कोई और अदर इनकम मिली हो, कोई स्क्रैप सेल हो, कोई और सर्विसेज देते हो तो पैसा आया हो, कोई रेंट इनकम हम कमाते हो तो पैसा आया हो, वो अदर रिसीट्स है कोई ऐसी चीज सवाल में?
जी पॉइंट नंबर 5, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, एक तो है फेयर वैल्यू गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल, IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल हर साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपडेट करते हैं और जो गेन लॉस है वो P&L में जाता है और डिडक्शन चार्ज नहीं होती, तो ये वो फेयर वैल्यू मॉडल है। दूसरा बुलेट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये है यहाँ पर अदर रिसीट्स में। वन क्या है 184। आज है फिर एक्स्ट्रा क्लास, जिन्होंने आना हो 4 बजे रूम 2 में, 2 वही है अवेलेबल उस वक्त। आगे अच्छा, सवाल करने का तरीका मैं साथ साथ बताता चलूँ, फॉर्मेट जहन में हो और फॉर्मेट को साथ साथ चलाते रहें। हाँ, एक बार जब हम 2-4 सवाल इनडायरेक्ट के भी गुजार लेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि सवाल को भी नजर मार के देखें कहीं कोई नई चीज़ तो नहीं है। अभी शुरू में तो आप फॉर्मेट ही के मोहताज होकर चल रहे हैं, तो फॉर्मेट से शुरू से चलना शुरू कर दिया। जो जो चीज़ें लिखनी होती हैं वो वर्किंग्स की और कैलकुलेट करके लिखनी। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स हो गया, अदर रिसीट्स हो गई। आगे पेमेंट्स टू सप्लायर्स, इसके लिए मैंने आपको 2 कैलकुलेशंस बताई थी। एक हम कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस निकालेंगे और एक हम क्रेडिटर से पेमेंट्स निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस बेशक फार्मूले से निकालें, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, चाहे ऐसे कर लें चाहे ये अकाउंट बना के कर लें। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, ये आपको बैलेंस शीट में 18 वाले कॉलम से मिल जाएगी 40, क्लोजिंग 19 के कॉलम से मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स SOCI से मिल जाएगी 15। इसमें एक चीज का ख्याल रखना था, डेप्रिसिएशन तो नहीं इसमें कहीं शामिल। अच्छा, ये कैश फ्लो के ना शुरू की 3 क्लासों में मैंने यही सारी मेहनतें करवाई थी, तो कहीं इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं शामिल, नहीं शामिल, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि ये डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है। क्या नहीं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात की थी, क्रेडिटर्स में नहीं। ये जो ये इसमें बताया था कि इसमें जब आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखें तो अगर इसमें डेप्रिसिएशन छुपी हुई है तो वो निकाल के बाकी लिखें। तो वो मैं इसी तरह, यानी मैं ये चीज़ जो इस तरह से निकालनी है, चाहे ऐसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, ये तो मैंने सिर्फ वर्किंग को लिखा हुआ है, चाहे इस शक्ल में वर्किंग कर लें चाहे उस शक्ल में वर्किंग कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इससे परचेजेस निकाल लेंगे, चाहे इस शक्ल में वर्किंग कर लें चाहे यहाँ से परचेजेस बैलेंसिंग निकाल लें। ये मैंने वही चीज़ बस उस शक्ल में लिखी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर डेप्रिसिएशन की तो नहीं मिलावट नहीं है, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ सेल है वही लिख लेते हैं 15750 050, ये आ जाएगी यहाँ पर 16050। क्रेडिटर्स का BD, अच्छा इसमें भी एक चीज़ की एहतियात रखनी थी, इसमें कहीं मिलावट तो नहीं इंटरेस्ट पेएबल की। क्रेडिटर्स जिनको सवाल में नजर ना आ रहे हो, क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल्स भी कहते हैं। ये बिल्कुल शुरू में बिल्कुल बचपन की अकाउंटिंग पढ़ाते हुए ये बातें की थी।
तो ट्रेड पेबल्स ये लाइबिलिटीज में आ रहा है। जब मैंने परसों इसकी प्रैक्टिस कराई थी तो बताया था कि इसमें कहीं अगर इंटरेस्ट पेबल की मिलावट है, जो कि सवालों में हो सकती है, वो निकाल लेना। तो इसमें कहीं इंटरेस्ट पेबल की तो मिलावट नहीं है, कैसे पता? क्योंकि वो अलहदा से लाइबिलिटी आ रही है। तो बस ठीक है, ये खालिस क्रेडिटर्स है। 5-3। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ की एहतियात रखिएगा, ये बच्चे मोंगी मार देते हैं। आपको जो कॉलम दिया हुआ है 19 का कॉलम है, 18 का कॉलम है। ये ऐसे भी हो सकता था कि पहले 18 का कॉलम फिर 19 का कॉलम। तो ऊपर हेडिंग भी ध्यान से देखना। 3422 यहां से निकल आएंगी पेमेंट्स 18018, ये पेमेंट्स। यहाँ तक ओके कायम है। ये मैंने जो शुरू में 2-3 दिन प्रैक्टिस कराई थी वो इसीलिए कराई थी कि जब सवाल हम एग्जाम के करने के काबिल हो तो ये सब छोटे छोटे काम कर चुके हैं हूँ। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग एक्रूड, क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग प्रीपेड, पेमेंट्स और एक्सपेंसेस। लेकिन दुनिया जहान के एक्सपेंसेस लिखते हुए क्या ख्याल करना है कि वो जो नॉन कैश आइटम्स थी वो नहीं लिख देनी, वरना उनका वजन यहाँ आ जाएगा। चलिए चीज़ें भरते हैं क्या क्या हैं। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे देख के नजर आ रहा है प्री पेमेंट्स हैं, तो ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड 268,184। इसमें क्या एहतियात रखनी होती है कि कोई मिलावट तो नहीं है? मेरी शक्ल देखने से नहीं पता चलेगा, जो वहाँ लिखा हुआ है मैंने नोट्स में ये बात बताई थी, समझाई थी कि इसमें कहीं एडवांस नहीं, सॉरी अब समझाता हूँ, सॉरी। एडवांस टैक्स इसमें शायद सवाल में मिला के दिया हो, उसको हमने मिलाना नहीं है, उसको अलग रखना है। तो सवाल में कहीं एडवांस टैक्स की मिलावट तो नहीं। मैंने ना आपको, आइए पेज आप 5-6 पेज 6 पे, पेज 6 जी, पेज 6 सबसे एंड पे। जब ये मैं आपको वर्किंग 3 सिखा रहा था, इसकी प्रैक्टिस कराई थी, तो नीचे मैंने एग्जाम नोट्स लिखे हुए हैं, उनमें से सिर्फ 3 समझाया था उस वक्त। अब आगे और समझाता हूं। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस टैक्स तो नहीं उसने मिला के दिया हुआ, ये जरूर देख लेना है। क्यों देख लेना है कि उसमें मिला के तो नहीं दिया हुआ? क्यों ख्याल रखना है इस बात का? क्योंकि हमने टैक्स पेड की अलग वर्किंग करनी है, वहां यूज करना होगा एडवांस टैक्स को। टैक्स पेड की एक अलग वर्किंग है ना, उसमें टैक्स पेबल, टैक्स एडवांस, तो हमने वहां करना है उसको इस्तेमाल। हो सकता है सवाल में आपको बैलेंस शीट के फेस के ऊपर प्री पेमेंट के अंदर एडवांस टैक्स छुपा के दिया होता, आपको कैसे पता चलता? अदर इंफॉर्मेशन में बताया होता। फिर यहां क्या करते? वो जो एडवांस टैक्स की मिलावट है वो माइनस करके बाकी यहां लिखते। क्यों माइनस करते? क्योंकि उसको अलहदा हमने इस्तेमाल करना है, टैक्स पेड अलग से निकालना है। तो ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हो सकता है सवाल में आपको ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस दिए होंगे, इसमें इंटरेस्ट पेबल की मिलावट करके दे दे। ऊपर बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल इसमें छुपा के दिया हो,
तो हमें वो मिलावट ही चाहिए या अलग करना है? क्यों अलग करना है? क्योंकि हमने इंटरेस्ट पेड की अलहदा वर्किंग चलानी है। तो ये दो मिलावटों का ख्याल रखिएगा। ये मैंने नोट्स 1 और 2 में लिखी है बात। ये सवालों में ना मिलावटें दी होती हैं और अदर इंफॉर्मेशन में फिर मिलावटों का जिक्र किया होता है। तो एक्रूड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेबल की मिलावट हुई हो सकती है और प्री पेड एक्सपेंसेस में एडवांस टैक्स की मिलावट हुई हो सकती है। तो उस मिलावट से पाक करके यहाँ लिखने हैं बैलेंस। तो अभी इस सवाल में हुई भी है ये मिलावट, प्री पेमेंट में तो नहीं है, क्योंकि होती तो अदर इंफॉर्मेशन में बता देते। तो प्री पेमेंट ये खालिस है, लिख लिया बीडी। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं ट्रायल में कहीं, ट्रायल नहीं बैलेंस शीट में एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं कहीं, एक्रूड लायबिलिटीज, हाँ ये वही एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें कहीं है इंटरेस्ट पेबल की मिलावट? क्यों नहीं? क्योंकि अलहदा से आ रहा है, तो इसलिए ये भी खालिस एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। कितना बीडी? 180,310। अब यहां पर एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट जो दी हुई है वहां से देख देख के लिख लेते हैं क्या क्या है। इनकम स्टेटमेंट के फेस से देखते जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कितनी? 6185। और क्या है? एडमिन है, वो भी ले लेते हैं 2302। और क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिख ली, एडमिन कॉस्ट लिख ली। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वो तो इंटरेस्ट पेड अलग से लिखना है ना। बस ये दो हैं। इनमें से अब क्या निकाल दें हम? जो नॉन कैश आइटम्स हैं, नीचे देखते पता चल जाए शायद। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी बिल्कुल, इनमें 750 मिलियन डेप्रिसिएशन शामिल है, वो निकाल देते हैं। ये रेशो का कुछ ना करें, ना करें। जब हम सब मिला ही रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि इसमें कितना है और उसमें कितना है? हम मिला के तो लिख रहे हैं, तो 750 कर देते हैं। ये बात दोबारा सुनिए, हमने ना इस अकाउंट से बैलेंस करके क्या निकालना है? तो हम फिर यहां जब एक्सपेंसेस लिखने लगेंगे तो नॉन कैश आइटम भी लिखनी है यहां पर, क्योंकि हम अगर यहां लिख देंगे तो कैलकुलेटर तो नहीं मना करेगा क्या कर रहे हो, वो तो बैलेंस करके पेमेंट निकाल ही देगा, लेकिन उनकी तो पेमेंट ही नहीं होनी। तो एक्सपेंसेस की फिगर्स लिखें, लेकिन उसमें से नॉन कैश आइटम्स हटा देते हैं। तो इसमें एक तो डेप्रिसिएशन है, फिर इसके अलावा पॉइंट 3 पढ़ के पता चल रहा है कि 40 मिलियन का एक लॉस ऑन डिस्पोजल भी था, तो वो भी निकाल देते हैं। ये नॉन कैश होता है, हाँ, क्योंकि अगर एक एसेट 200 मिलियन बुक वैल्यू का है और उसको हमने 160 मिलियन का बेचा है, ये मैंने 160 200 खुद ही लिया है, तो 40 का लॉस हो गया, तो ये 40 रुपए दिए हैं किसी को, नहीं नॉन कैश चीज है, इसलिए इसको भी निकाल दिया। इसी तरह से अगर बैड डेट एक्सपेंस होता, नहीं है सवाल में, और कोई नॉन कैश एक्सपेंस नजर आ रहा हो। पॉइंट 3 में इंपेयरमेंट लॉस है, ये भी एक नॉन कैश चीज होती है। कितना? अच्छा, ये कुछ बच्चे डर के घबरा जाते हैं, सवाल ही नहीं पूछते। ये नॉन कैश वाली बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यानी वो एक्सपेंसेस जो एमी बस वैल्यू की एडजस्टमेंट होती है, इनका कैश पे करने से नहीं ताल्लुक हुआ होता, ये सिर्फ वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होती है। इंपेयरमेंट लॉस है, कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल तक लाना है, बैड डेट एक्सपेंस बनाना है, फेयर वैल्यू लॉस लाना है, ये सिर्फ वैल्यूएशन के लॉसेस होते हैं, पैसे नहीं दे रहे होते किसी को, तो वो हम यहां से हटा रहे हैं। और कुछ जी नहीं, वो तो आए थे ना, वो तो पीपी खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो ऐसा कोई पे करने वाला एक्सपेंस नहीं है ना, डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस तो कोई पे करने वाली चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो जो प्लांट खरीदा था तो उसके तो पैसे गए थे, तो उस प्लांट के पैसे देने को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की पेमेंट लेना है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पेमेंट लेना है? अच्छा, बाकी लोग भी सवाल सुनिए। सवाल ये पूछा है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश क्यों है? जब प्लांट खरीदा था तो फिर तो पैसे दिए थे, तो प्लांट ही तो डेप्रिशिएट होता है। तो ठीक है, अच्छा पॉइंट नोटेड है, शाबाश। लेकिन वो जो प्लांट के पैसे देना है, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई कैश आउटफ्लो है? फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है ना, तो वो वहां पर हमने प्लांट की पेमेंट को ले लेना है, तो डेप्रिसिएशन को भी एज अ एक्सपेंस पे किया बताया जाए।
नहीं, तो इसलिए वो नॉन कैश कह रहा हूँ मैं उसको जी। जी बिल्कुल, तो इसलिए चूंकि वो इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है, अगर हमने इन फिगर्स में शामिल रहने दिया तो इसका वजन इधर पेमेंट्स पे आ जाएगा। ये बात मैंने ऐसे की थी आपको ज़्यादा समझाने के लिए कि फ़र्ज़ करें अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता ही ना, तो जो भी फिगर आप यहाँ लिखते वही सारी पेमेंट बन जाती, हालांकि वो तो सारे पेमेंट होने वाले हैं ही नहीं। इसलिए आप यहाँ फिगर लिखने से पहले इसमें से नॉन कैश आइटम्स हटा लें। और कोई इस तरह का नॉन कैश एक्सपेंस? जी जी। अभी मैं इस वक्त इन्वेस्टिंग जब सॉल्व कर दूं ना, सामने फिगर्स होंगी ना, फिर दोबारा पूछ लेना क्या क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई नॉन कैश एक्सपेंस है? पॉइंट नंबर 4 के अंदर लोन का जिक्र है, पॉइंट नंबर 5 अदर इनकम एक्सपेंस का जिक्र ही नहीं है, पॉइंट नंबर 6 शेयर इशू है। बस नॉन कैश एक्सपेंसेस बस यही थे, ये बन जाएंगे 7673, ये यहाँ लिख देते हैं। 7459। यहाँ तक की वर्किंग, जहाँ तक की अंग्रेजी कैश फ्लो की कोई भी जहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी है तो पूछें, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये मेन काम था। ठीक है जी, कोई मसला नहीं आपको। चलें फॉर्मेट में आगे। इसका टोटल बन जाएगा 4417। बस ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद क्या आता है? अच्छा, इसी तरह से ना इसके बाद जो 4 लाइनें आनी हैं, उन 4 लाइनों की आपस की तरतीब का कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव पहले लिख लें, बाद में लिख लें, लेकिन वो 4 लाइनें यहां हैं, यहां नहीं है। इस चीज का ख्याल रखना है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद जो 4 लाइनें हैं वो वही 4 हैं, उनकी जगह ऊपर नहीं ले जानी, इन्वेस्टिंग में नहीं ले जानी, लेकिन उनकी आपस की जगह बदल सकती है। इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव से पहले आ जाए, बाद में आ जाए, कोई मसला नहीं। टैक्स पेड ये भी आपस में जगह बदल सकते हैं, लेकिन ये रहनी इससे ऊपर है।
टैक्स पेड दिया हुआ है सवाल में? टैक्स पेड दिया हुआ है? नहीं, वर्किंग फॉर। टैक्स के बारे में क्या क्या कुछ है सवाल में? बैलेंस शीट में क्या क्या है? एडवांस टैक्स है कहीं? नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये टैक्स पेबल ही का एक नाम होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टैक्स पेबल का ही एक नाम है। टैक्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। 230 और क्लोजिंग 440। इसके अलावा टैक्स एक्सपेंस है 11, इसको बैलेंस करेंगे तो टैक्स पेड आ जाएगा। नाइन 40। तो वो यहां लिखते हैं ना, इधर ओपनिंग एडवांस, इधर क्लोजिंग एडवांस। कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड, अगर रिक्वायरमेंट में से डायरेक्ट मेथड नाम लेके पूछा है तो फिर डायरेक्ट है, वरना इनडायरेक्ट है। इंटरेस्ट पेड, दोनों अलग अलग चीजें। हमने लोन लिया हुआ है तो हम इंटरेस्ट पे करते होंगे, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव करते होंगे, दोनों अलग अलग चीजें। तो I-23 में भी ऐसे ही था, हमने इन्वेस्ट भी किया होता था, लोन लिया भी होता था, दो अलग अलग चीजें। इंटरेस्ट पेड अलग है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग है। इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है कि फाइन करना पड़ेगा? तो ये बस मेहनत मजदूरी वाला सवाल है, इसके नंबर होते हैं। इसके लिए क्या क्या? इंटरेस्ट पेबल का बीडी है 110, इंटरेस्ट पेबल का सीडी है 135, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ है? कहाँ है ये इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। 1211। इंटरेस्ट रिसीव्ड है कहीं सवाल में? नहीं है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं, कहीं अदर इनकम में भी नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड है। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड दोबारा सुनिए। हम एक कंपनी है और हम अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देंगे वो डिविडेंड पेड है। इस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हुए हो सकते हैं, तो फिर उसको उस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड दो अलग अलग चीजें हैं। इस सवाल में है कहीं डिविडेंड रिसीव्ड? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं है, तो बस ये हो गया दी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो फिर इधर बाहर वाले कॉलम में चले जाएंगे। 2292 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट आ गया। अगर नेगेटिव होता तो उसका आउटफ्लो कह देते।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या होता है? तो पीपी है सवाल में, बिल्कुल है। अच्छा, ये भी अपने रजिस्टर पे लिख लें, चाहे चाहे सवाल के साथ लिख लें। अगर क्वेश्चन में पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग अलग बनाने का डेटा है तो आप अलग ही बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है एक्यूमुलेटेड में से भी कुछ मिसिंग फिगर हो और एसेट में से भी मिसिंग फिगर निकलनी हो, इसलिए आपकी प्रायोरिटी इनको अलग बनाना ही होनी चाहिए। दोबारा सुने, पीपीई या तो बुक वैल्यू पे बनता है या फिर पीपीई अलग और एक्यूमुलेटेड अलग होता है। तो कैश फ्लो के सवाल में आपकी कोशिश पूरी हो कि एक्यूमुलेटेड का अलग अकाउंट बनाएं आप, लेकिन अगर डेटा ही नहीं है फिर तो मजबूरी है बुक वैल्यू वाला अकाउंट। तो इस सवाल में क्या करें? कहीं सवाल में है एक्यूमुलेटेड का जिक्र अलग से, तो फिर हमें मजबूरन वो नेट बुक वैल्यू वाली वर्किंग चलानी पड़ेगी। ये वर्किंग्स मैंने मिटानी है, अगर कुछ नोट करना रहता है किसी का तो करिए जी। कैश फ्लो बनानी है, अगर कैश फ्लो भी ना बनाए सिर्फ वर्किंग्स करके बीडी सीडी लिख दें, कह रहे हैं को मेहनत मजदूरी के कोई 2-4 नंबर मेहनत के दे दें तो दे दें, वरना तो चले आगे। अब क्या करना है? परचेज ऑफ पीपी और सेल ऑफ पीपी, इसके लिए हमें ये वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी। ये डिस्पोजल का अकाउंट अवॉइड भी हो सकता है, ये जबानी जबानी भी काम चल सकता है। पीपी बनाते हैं, ये जरूरी हुआ करेगा। क्या क्या पता है, जो जो पता है लिख लेते हैं, फिर देखते हैं बैलेंस क्या है। अच्छा, इसमें एक बात और, पेज नंबर 3, ये बात ना मैंने आपको जब पीपीई की प्रैक्टिस का एक सवाल कराया था तब भी ये उस सवाल में भी डाली थी बात, कि जब भी हम पीपीई की वर्किंग करेंगे हम सवाल में और भी ध्यान रखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे भी और रिवैल्यूएशन सरप्लस पे भी। ये बात मैंने एहतियात के लिए लिखी भी हुई है, पेज 3, वर्किंग 4 से जस्ट ऊपर, वर्किंग 4 से जस्ट ऊपर, वर्किंग 4 नीचे है। तो आप जब भी पीपी की वर्किंग बनाएंगे आप सवाल में देखेंगे कहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिवैल्यूएशन का तो जिक्र नहीं है, उसको भी एहतियात सामने रखनी है। तो इस सवाल में है कहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो बस फिर यही काफी है। जो जो कुछ सवाल में इसके बारे में है वो डाल दें यहाँ पर। ओपनिंग कितना है? 7.2, क्लोजिंग 8.5, अदर इंफॉर्मेशन 0.1, 0.2, डेप्रिसिएशन 7, 0.3, कुछ नहीं 0.3 में। डिस्पोजल है 0.3 में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एक गाड़ी जिसकी एक इक्विपमेंट जो कि बेचा, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये नेट बुक वैल्यू को कहते हैं, उस वक्त इसकी नेट बुक वैल्यू 152 थी। तो ये चाहिए ना, लिखना है डिस्पोजल, तो डिस्पोजल आएगा क्रेडिट साइड पे 152। 152 लिखो या 40? नेट बुक वैल्यू ही लिखनी है ना, नेट बुक वैल्यू 152 है जी।
नहीं, ट्रेड इन अलाउंस जो पैसे नहीं दे रहे होते वो ट्रेड इन अलाउंस होता है। पुराना जितने में एडजस्ट हो रहा होता है उसको ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। $700 का नया एसेट है, पुराना 320 में एडजस्ट हो रहा है और बाकी 380 हम कैश दे रहे हैं, तो इसको ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। जितने में पुराना एसेट एडजस्ट हो रहा होता है उसको ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। हम नया खरीद रहे हैं, पुराना बेच रहे हैं। पुराने की सेल वैल्यू लग रही है ना, ये ट्रेड इन अलाउंस होता है कि पुराना हमारा कितने में बिक रहा है, तो पुराने की ये सेल वैल्यू होती है। और क्या पता है जी बीपी के अकाउंट के बारे में? पॉइंट 3 में और कुछ इंपेयरमेंट लॉस भी तो इसी का ही है, तो वो भी यहां क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना है? 24। और सवाल में पीपी के बारे में कुछ? पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, बस पीपी और कुछ नहीं है। किसमें? वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अलग से, हम पीपी की बात करें ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बैलेंस शीट में अलग चीज है। पीपी बस इतना ही था सवाल में। बीडी है, सीडी है, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, इंपेयरमेंट सब है। क्या मिल जाएगा बैलेंस करेंगे तो? एडिशन 2241। अच्छा, डिस्पोजल की जो मैं बात कर रहा था, अकाउंट के बगैर भी काम चल सकता है। मैं भरा अभी अकाउंट में लिख देता हूँ। जो एसेट बिकता है उसकी बुक वैल्यू यहाँ आती है और उस पर जो गेन लॉस होता है, अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर। तो लॉस है 40, तो फिर पता चलेगा कि कितने का बेचा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें चाहिए जितने का खरीदा वो दिखाना है, परचेज ऑफ पीपी का कैश आउटफ्लो, और जो बेचा उसका कितना कैश आया, सेल ऑफ पीपी। अगर आप डिस्पोजल का अकाउंट बना के करना चाहें बिल्कुल ठीक है, अकाउंट बना लें, वरना एक ही ट्रांजेक्शन है। जबानी भी पता चल रहा था कि इतनी बुक वैल्यू वाला एसेट इतना सस्ता बेचा है, तो माइनस कर लें। लेकिन ठीक है, आप वर्किंग अकाउंट में कर रहे हैं तो उसी की प्रैक्टिस रख लें। तो इससे हमें 2 लाइनें मिल गई, परचेज ऑफ पीपीई अब फिर इन्वेस्टिंग में है, इधर इनर कॉलम में 2241 आउटफ्लो और सेल ऑफ पीपी 112 इनफ्लो। क्या ये मैंने बताया था ना कि अगर कोई उधार पे पीपी खरीदा है, तो जैसे इस सवाल में अगर कहा होता कि ड्यूरिंग द ईयर हमने एक पीपी खरीदा है उधार पे, तो वो एक नॉन कैश एडिशन होती। फिर बैलेंस करते तो पता चलता कि कैश कितना दिया हुआ है, वो वहां लिखना था। लिख तो लिया वो जो नहीं, कैश फ्लो के फेस पे नहीं, कहां लिखें बताओ? कैश फ्लो के फेस पे कहां लिखें? कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कैश फ्लो क्या है? 112 तो लिख लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, हमने यहां कैश का आना जाना लिखना है। मैंने तो सेल्स भी नहीं लिखी गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी कहीं नहीं लिखी, तो क्यों लिखे? हम कैश फ्लो बना रहे हैं। और इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सवाल में, बिल्कुल है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मैंने ऐसा प्रैक्टिस अलग से सवाल में तो नहीं कराई थी, लेकिन अकाउंट इसका जरूर देखा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बीडी पता है कितना? 1120। सीडी पता है 1800। और इसके बारे में क्या क्या पता है? फेयर वैल्यू मॉडल पे है चूंकि, तो इस पे फेयर वैल्यू गेन हुआ है फॉर द ईयर। ये आपको सवाल में पॉइंट नंबर 5 से पता चल रहा है। अच्छा देखिए, मैं सवाल अभी तक चूंकि काफी सारा कर लिया, फॉर्मेट को सामने रखा, फॉर्मेट फॉलो करते जा रहे हैं, और जिस जिस आइटम को हम कंसिडर कर रहे हैं सवाल में, उसके बारे में जो जो कुछ पता था सब उनकी वर्किंग्स में डाल लेते हैं। ये कर रहे हैं सवाल में अब तक। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आए हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में सवाल में जो जो कुछ है सब हम यहां पर लिख रहे हैं। तो सवाल में आपको पॉइंट नंबर
5 में पता चल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू गेन हुआ है। कितना, कहाँ लिखूं, डेबिट साइड पे 220। और सवाल में कुछ नहीं है इसके बारे में, तो इसको बैलेंस करें तो क्या होगा किस साइड पे, तो क्या है ये, खरीदी ही होगी, ये एडिशन, ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई बेची होती बता देते, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स का ही सवाल में कोई जिक्र, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स नहीं है। और इन्वेस्टिंग में गवर्नमेंट ग्रांट, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अब इसके बारे में अपने पास एक नोट लिख लें कि जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व कर रहे हो फॉर्मेट जरूर फॉलो करें, लेकिन सवाल में नॉन करंट एसेट्स का सेक्शन अच्छी तरह देख लें, कुछ रह तो नहीं गया। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व कर रहे हो तो मैंने जो नोट्स में फॉर्मेट बनाया बेशक वो फॉलो करें, लेकिन सवाल में नॉन करंट एसेट्स पे नजर मार लें, और उर्दू वाला करंट एसेट्स में वर्ड इन्वेस्टमेंट पे नजर मार लें। दो यहां पर करंट नॉन करंट की तमीज नहीं है, लेकिन इतनी तमीज तो आपको भी है, यहां पर पहली 2 लाइनें ही हैं बस नॉन करंट। ये बात दोबारा सुन लीजिए, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट बेशक जरूर फॉलो करिए, लेकिन सवाल में नॉन करंट एसेट्स पे नजर रखनी है और करंट एसेट्स में वर्ड इन्वेस्टमेंट, इनको एहतियात से देख के फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्लोज करनी है। करंट एसेट्स में अच्छा चले, अगर तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वर्ड है साथ, वो कैश इक्विवेलेंट था। अगर बस वर्ड इन्वेस्टमेंट है तो वो यहीं पर परचेज इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आएगा। अगर वर्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ना, चाहे नॉन करंट एसेट्स में चाहे करंट एसेट्स में, तो वो यहां पर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आएगा। ये मैंने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहा था कि अगर हमारी कंपनी किसी और कंपनी के कोई शेयर्स खरीदती बेचती है, कोई डिबेंचर्स खरीदती बेचती है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और चीज होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये और चीज है। इन्वेस्टमेंट का वर्ड है तो ये हमने कहीं और इन्वेस्ट किया हो सकता है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हो सकते हैं, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हो सकते हैं, वो नहीं है इस सवाल में। होते तो उनकी भी परचेज और सेल लिखते। जिनको भी नहीं समझ आ रही, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हुए आप इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट जरूर सामने रखें, लेकिन आपने तसल्ली करने के लिए सवाल के नॉन करंट एसेट्स सारे तसल्ली से देख लेने हैं और वर्ड इन्वेस्टमेंट को देख लेना है, फिर इन्वेस्टिंग को खत्म समझना है। कुछ रह गया तो इन्वेस्टिंग हो गई क्लोज। टू 5 8 नेगेटिव कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब आप बोलें जो आप उस वक्त कह रहे थे। ये ठीक है, ये है। अब आगे हमने यहां लिखना है कि इस साल में पैसे कितने, इस साल में पैसे कितने जेब से गए। तो डेप्रिसिएशन तो सारे एसेट्स पे टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर है, वो पैसे तो सारे इस साल नहीं गए। यहां लिखना है जो एसेट इस साल खरीदा, इस साल जो पैसे जेब से गए हैं वो लिखने हैं। डेप्रिसिएशन तो सारे एसेट्स के ऊपर टोटल कैलकुलेट होगी, जो ओपनिंग आ रहे थे उनके ऊपर भी कैलकुलेट होगी। पॉइंट नंबर नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या आता है? ओनर से लेने देने वाला पैसा और लेंडर्स यानी बोरोइंग से लेने देने वाला पैसा। तो ओनर्स से पैसा यानी शेयर इशू करना, तो राइट शेयर इशू तो हुए हैं, अमाउंट नहीं बताई तो हम निकाल लेते हैं। इसके लिए कैपिटल और प्रीमियम ये दो हम यूज करते हैं।
कैपिटल का BD जी 3450, CD 4650, प्री BD 1240, CD। तो ये क्यों बढ़ गए? ये BD से CD इतना बढ़ क्यों गया? शेयर इश्यू हुए होंगे, तो प्रीमियम में यानी एक्स्ट्रा वाला कैश आया होगा 360 और फेस वैल्यू तक का कैश होगा 1200, यानी टोटल कैश कितना आया होगा 156। क्योंकि टोटल कैश तो इतना आया है, वो तो एंट्री करते हुए कैपिटल क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट हुआ होता है। जब राइट शेयर इश्यू होते हैं तो कैश तो टोटल मिला है, वो तो एंट्री करते हुए उसको तोड़ा होता है कैपिटल क्रेडिट फेस वैल्यू, और जो ऊपर वाला पैसा है वो प्रीमियम क्रेडिट, लेकिन कैश तो टोटल आया है, वो हमें इन दोनों को मिला के पता चलेगा। इशू ऑफ शेयर्स, ये जो आखिरी बात कर रहा था, जब शेयर इस साल में राइट शेयर इशू किए होंगे तो कैश क्रेडिट हुआ होगा पूरा जितने के शेयर इशू किए थे, सिर्फ फेस वैल्यू वाला हिस्सा कैपिटल में क्रेडिट हुआ होगा और जो ऊपर पैसे मिले हैं वो प्रीमियम में गए होंगे। ये होती है राइट शेयर की एंट्री। तो हमें ना ये फिगर्स इनके अकाउंट बना के नजर आई, ऐड करेंगे तो कैश की अमाउंट पता चलेगी। और क्या आता है? डिविडेंड पेड है कहीं सवाल में? डिविडेंड पेड नहीं है। ये मैंने नसीहत लिखी हुई है आपके लिए, आप आइए पेज 2 पे, सबसे एंड पे। ये अक्सर सवालों में ये पहली टेस्ट हुई है। अगर सवाल में डिविडेंड का जिक्र नहीं भी मिल रहा फिर भी छुपा हो सकता है, आप रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग करके देखेंगे। ये अक्सर सवालों में होगा, डिविडेंड का जिक्र ही नहीं होगा लेकिन वो यहीं छुपा हुआ होगा। तो आपने डिविडेंड का बेशक जिक्र नहीं है फिर भी रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग बना के देखनी है। क्या क्या? नेगेटिव है यानी 655, क्लोजिंग क्या है? वो पॉजिटिव है 1652, और इसमें क्या करें? पैट कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3507, और रिटेन अर्निंग में क्या होता है? डिविडेंड होता है इस साइड पे। अगर कोई ट्रांसफर वगैरह है तो वो भी आएगा। है कहीं सवाल में ट्रांसफर? नहीं। तो अब इसको बैलेंस करके देखें, अगर तो इसके लिखे बगैर ही बैलेंस हो जाता तो फिर तो ठीक है, लेकिन देखिए हो रहा है। तो ये वो डिविडेंड छुपा हुआ है जो सवाल वाले ने आपको बताया नहीं था। तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड का जिक्र नहीं भी है फिर भी आप रिटेन अर्निंग की वर्किंग बना के देखेंगे। ये बात मैंने पेज 3 पे लिख के दी हुई है। जी अगर नेगेटिव साइन के साथ लिखना है लिखने, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। वो अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट होता है ना, प्लस माइनस तो नहीं होता। डेबिट नेगेटिव रिटेन अर्निंग मतलब डेबिट बैलेंस था, तो इसलिए यहां लिख दिया। और अच्छा, ये ना सवाल बीच में रह जाएगा, तो आप में से जिसकी क्लास है, मुझे पता है मैंने 4-5 मिनट ऊपर ले लिए हैं, वो चला जाए, फिर वो इस लेक्चर को आखिरी 10 मिनट से देख लेना। जिसकी नहीं है वो बैठ जाए, 5-7 मिनट में पूरा कर लो उसको। जिसकी क्लास है वो चला जाए, वो फिर इस लेक्चर वीडियो देख लेना है। क्या हुआ? क्योंकि मैं कर रहा हूँ पूरा सवाल, वो फिर एंड पे रह जाएगा, तो फिर बस 2 लाइनें रह गई हैं। जब जिसने उठना हो चले जाना, मुझे टाइम ज़्यादा ले लिया लेकिन मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। और फाइनेंसिंग में क्या आता है? तो लोन्स हैं कहीं सवाल में?
जी बिल्कुल हैं लोन्स, और ये भी मैंने गालिबन कल वाली क्लास में इसको प्रैक्टिस में लाया था। आपको क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है, ये बिल्कुल जो मैंने कल भी सवाल कराया था, पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर लोन रीपे हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। कितना शामिल है? वो जो हमने किया हुआ है कैलकुलेट, ऊपर कर लिया हुआ है कैलकुलेट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें शामिल है, इंटरेस्ट पेड शामिल है। पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूं, पॉइंट 4 इंटरेस्ट पेड शामिल है, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अभी ऑपरेटिंग में निकाला था, ये लिखा हुआ है। लोन का ओपनिंग कितना? अच्छा, लोन का ओपनिंग देखें, आपको 2 नजर आएंगे, ऊपर लोन भी लिखा हुआ है और उसका करंट पोर्शन भी नीचे तोड़ के लिखा हुआ है, तो वो टोटल लोन ही, तो 2 BD। इसी तरह CD भी 2, 60 इकट्ठे लिख दें। इधर आना है नया लोन, इधर आनी है रीपेमेंट, लेकिन रीपेमेंट वो जो पॉइंट 4 में कही है वो नहीं है, उसमें से इंटरेस्ट पेड निकाल देंगे। कितनी है पॉइंट 4 में कही हुई? 19। इसमें कितना इंटरेस्ट शामिल है? पेड वाला, ये 799। अब इसको बैलेंस करें तो नया लोन कोई है तो आ जाएगा। तो इससे हमें 2 लाइनें मिल रही हैं, नया लोन लेना ये भी कैश इनफ्लो है, पुराना लोन वापस करना ये कैश आउटफ्लो है। ले जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी खत्म। बस 11 पॉजिटिव नेगेटिव। अगला काम, ये आउटर कॉलम के तीनों फिगर्स को नेट कर लें। पॉजिटिव, ये है नेट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। एक ही फिगर है या 2-3 को मिलाना पड़ेगा? ये 286 है। पॉजिटिव नेगेटिव? जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर एक ही लाइन आइटम है या 2-3 को मिलाना पड़ेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में एक ही है या 3-4 चीजें हैं? कैश भी है, बैंक भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है? नहीं, बस सिर्फ कैश है, तो बस ठीक है कैश। कितना? 480। वन, तो क्लोजिंग से टैली होगा। ये है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल। चलिए जी, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज़।